नमस्कार, मैं गुलाब सिंह। ये टॉपिक इमेज क्लासिफिकेशन इन रिमोट सेंसिंग पर आधारित है। रिमोट सेंसिंग में क्लासिफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार की इमेजेस को क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग प्रकार की इमेजेस को अच्छे से रीड किया जाता है। इमेज क्लासिफिकेशन के आधार पर किसी भी इमेज को एक तरह से हम अपनी सुविधा के अनुसार एक वे में लेके आते हैं और जिससे उसको हम एक एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएं, एक एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से रीड कर पाएं। ओके, इमेज क्लासिफिकेशन क्या है, इसके मेथड क्या है, कौन कौन सी टेक्निक इसके अंदर यूज की जाती है, किस तरह से हम करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज के अंदर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इमेज क्लासिफिकेशन क्या है? इमेज क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक ऐसी साइंस है, एक ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें रिमोट सेंसिंग डाटा को अपनी पर्पज के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, उसको टर्न करते हैं मीनिंगफुल कैटेगरीज के अंदर। ओके, एक मीनिंगफुल कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, जो रिमोट सेंसिंग डाटा है उसको चेंज कर देते हैं, उसके अंदर उसको टर्न कर देते हैं, और वही हमारी बस क्या है, एक इमेज क्लासिफिकेशन। ओके, दूसरा अगर हम कहें तो इमेज क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, पिक्सल वैल्यूज की, इमेजरी की जो पिक्सल वैल्यू है उनके मदद के द्वारा हम लैंड यूज, लैंड कवर जो एरिया है उसको पहचानने की, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन? इमेज क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या है और आवश्यकता क्यों है हमें? ओके, तो इमेज क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से एक तो क्या होता है कि बहुत सारे पर्पज होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन है इसकी, अलग अलग साइंस के अंदर, तो अलग अलग आधार भी होंगे आवश्यकता के कि भाई इसकी जरूरत उनको क्यों पड़ी। परंतु अगर ज्यादातर जो रिसर्च है उनको देखा जाए तो उनके आधार पर मुख्य रूप से 4 आवश्यकताएं होती हैं इमेज क्लासिफिकेशन की। तो इमेज क्लासिफिकेशन की जो 4 आवश्यकताएं, उनमें से सबसे पहली जो आवश्यकता होती है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं, बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं जो अननोन एरियाज से रिलेटेड होती हैं और उनके बारे में हमें पता नहीं होता कि असल में जो एरिया में हम जाते हैं, ज्यादातर जो जहाँ यूज टू होते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, उस एरिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है, पर ज्यादातर उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती जहां पर हम नहीं रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपके अननोन एरियाज होते हैं। तो अननोन एरियाज जितने भी होते हैं, उन एरियाज के लिए हमें इमेज क्लासिफिकेशन मेथड्स की जरूरत होती है जब हम उस एरिया को स्टडी करना चाहते हैं। ओके, दूसरा होता है कि एक लार्ज एरिया आपके पास है, उस लार्ज एरिया को आपने अच्छे से क्लासिफाई करना है। कुछ एरिया को आप जानते हो, कुछ एरिया आप नहीं जानते हो। ओके, तो आपने क्या किया, जिस एरिया को अच्छे से जानते हो उसकी मदद से आप क्या करते हो कि पूरी इमेज को क्लासिफाई करना चाहते हो। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, लार्ज एरिया जब हमारे पास होता है और उसमें से कुछ एरिया जब हम नॉन होता है हमें और कुछ एरिया अननोन होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता होती है। ओके, तो तीसरा जो हमारा है वो है डिस्टर्ब जो इमेजेस होती हैं। डिस्टर्ब इमेजेस मीन्स जिन इमेजेस में कुछ नॉइसेस हो, एरर हो, कुछ डिस्टरबेंस हो, ओके, डिस्टोर्शन हो, उन इमेजेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टर्ब इमेजेस कहते हैं। तो जो डिस्टर्ब इमेजेस हैं, जिसमें अच्छे से इंफॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आ रही है और कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता लग रही है, तो उस तरह की इमेजेस के लिए भी हम क्या करते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, तो उसकी भी वहां पर भी इसकी आवश्यकता होगी। और जो लास्ट और फाइनल जो हमारा होता है वो टाइम कंज्यूमिंग। अगर हमें एक लैंड यूज या लैंड कवर एरिया निकालना है किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी इमेज से, और हमारे पास टाइम कम है और टाइम हमें बचाना है, बिल्कुल बहुत सारे मैप बनने हैं ऐसे हमारे, तो हम तब भी क्या करते हैं, टाइम कंज्यूम के लिए भी हमें आवश्यकता होती है इमेज क्लासिफिकेशन की। ओके, तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता महसूस होती है। ओके, तो इसके आगे हम जो करेंगे, इसमें आप इमेज क्लासिफिकेशन की जो नीड है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। ओके,
अब इमेज क्लासिफिकेशन प्रोसीजर क्या होता है, तो यहाँ पर प्रोसीजर मीन्स यहाँ पर है कि जो हम जब इमेज क्लासिफिकेशन करते हैं तो इमेज क्लासिफिकेशन के दौरान कौन से जो स्टेप्स हैं हम लेके चलते हैं, यानी कि कोई भी क्लासिफिकेशन हम करें इमेज की, कोई भी मेथड हम यूज करें तो जो हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं वो कौन सी होंगी। तो यहाँ पर हमारे 5 ऐसे बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमें जरूर करनी होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासेस। सबसे पहले हमारे लिए क्या होगा कि जो जिसका हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं उसमें से कौन कौन सी क्लास हम निकालना चाहते हैं एक इमेज के अंदर से, तो सबसे पहला यही काम होगा और यही हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें सिलेक्शन करना होगा उस क्लासिफिकेशन क्लासेस का। ओके, दूसरा स्टेप्स रहेगा हमारा कि सिलेक्शन ऑफ फीचर्स। अब हमें फीचर्स को पहचान रहे हैं, क्लास तो हमने बांट ली कि मैं 5 क्लास में लेना है इसको, 10 क्लास में लेना है, हमें 15 क्लासेज में इसको बांटना पूरी इमेज को, और फिर हमें क्या करना, फीचर्स को सिलेक्शन करना है कि कौन कौन से फीचर को हम यहाँ पर सिलेक्शन के तौर पर लें, कौन कौन से फीचर को हमें क्लासीफाई करना है। ओके, तीसरा होता है डाटा सेट्स। फिर हम डाटा के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं कि डाटा किस तरह का हमारे पास है, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं। ये भी हमारा एक स्टेप रहेगा, डाटा भी देखते हैं हम कि डाटा किस तरह का हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर हमारा होता है कि स्टैटिस्टिक्स जो मेथड्स हैं वो कौन से हम यूज करना चाहते हैं, तो वो भी हमारा एक यहाँ पर मेन स्टेप होगा कि पहले हम डिसाइड कर लेंगे स्टैटिस्टिक्स जो मेथड्स होंगे और उसके आधार पर ही हम क्लासिफिकेशन मेथड चूज करेंगे। और लास्ट जो होगा डिसीजन रूल, और फिर हम लास्ट में हम बिल्कुल डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो क्लासिफिकेशन मेथड है हम यूज करेंगे। ओके, तो ये 5 आपके स्टेप होते हैं जो आप किसी भी क्लासिफिकेशन मेथड को चूज करने के लिए प्रयोग करते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर प्रयोग होते हैं। ये हमारे टेक्निक्स ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन की जो टेक्निक्स है वो मैंने एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको यहाँ पर दिखाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्लासिफिकेशन जो है वो 2 कैटेगरी में हम उसको बांटते हैं मुख्य रूप से। वो क्या होती है, एक होती है क्लासिफिकेशन पिक्सल बेस्ड क्लासिफिकेशन और एक होती है आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। जैसा कि पिक्सल आप जानते हैं, पिक्सल से रिलेटेड जो है एक वीडियो मैंने अभी डाल दी है, तो वो भी आप देख लेना अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो हमारी रिमोट सेंसिंग क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट में हमने बांटी है, 2 कैटेगरी में उसको बांटा हुआ है, पिक्सल बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। आगे चल के जो पिक्सल बेस्ड क्लासिफिकेशन है, पिक्सल बेस्ड क्लासिफिकेशन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है सब पिक्सल क्लासिफायर और एक है हमारा वॉल पिक्सल क्लासिफायर। इसमें कुछ पिक्सल का हम यूज करते हैं, इसमें सभी पिक्सल का हम यूज करते हैं। ओके, आगे इस जो हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन थी इसको भी 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे एक हमारी है सेगमेंटेशन एंड फजी क्लासिफिकेशन और एक हमारी है फीचर एनालिस्ट क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये 2 वर्गों में इसको भी बांट दिया। इसके आगे हमने जो वॉल पिक्सल क्लासिफायर्स है उसको 3 हिस्सों में हमने बांटा है। पहला है सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन और तीसरा है रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन। ओके, आगे चल के इसी में हमने रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन को 2 हिस्से हो जाते हैं। एक होता है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड इम्प्लिसिट रूल्स, एक होता है आपका एक्सपर्ट क्लासिफायर या नॉलेज बेस्ड क्लासिफायर, जिसको हम एक नाम और लेते हैं एक्सप्लिसिट रूल्स। ओके, तो हमारे इस तरह से जो क्लासिफिकेशन से के जो मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इस चार्ट से आपको अच्छे से समझ लेनी है, अच्छे से रीड कर लेनी है। ओके, जो हमारी इमेज क्लासिफिकेशन है उसमें हम सभी क्लासिफिकेशंस का ज्यादातर यूज नहीं होता, परंतु हमने जो महत्वपूर्ण जो क्लासिफिकेशन मेथड होते हैं जिसमें से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनमें से 2 तो बहुत ही पॉपुलर है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, उनको हम यहाँ पर अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे, अच्छे से उसका विवरण देंगे आपको। तो आपके जो 3 जो मेन है वो होते हैं सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन, एक होता है अनसुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड इमेज एनालिस्ट। तो इसमें आप देखो ये आपके 2 हैं, ये तो पिक्सल बेस्ड क्लासिफायर है तो क्लासिफिकेशन है, और ये आपकी किस पे है, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपके 2 पार्ट हो गए थे रिमोट सेंसिंग के अंदर। अगर हम बात करें ये 2 पार्ट आपके शुरू में ही हो गए थे, पिक्सल बेस्ड क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो पिक्सल बेस्ड में हमने 2 लिए हैं, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, और जो ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन में हमने क्या लिया है, फीचर एनालिस्ट। ओके, तो ये हम 2 क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आगे हम इसको डिटेल से लेते हैं। तो जो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन आपकी है, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन होती क्या है, मींस इसमें जो प्रैक्टिकल करने वाला होता है, जो काम कर रहा है, वही सुपरवाइजर होता है। एक तरह से वो सुपरविजन करता है इमेज का, वो इमेज को सॉफ्टवेयर को बताता है, इमेज के अंदर से सॉफ्टवेयर को गाइड करता है, सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन देता है कि असल में इस इमेज के अंदर कौन सा पिक्सल किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, किस ऑब्जेक्ट को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है।
तो हाँ, जो सुपरवाइजर है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करता है, जो प्रैक्टिकल करने वाला है वो क्या करता है, इसमें अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने पर्पज के अकॉर्डिंग लैंड यूज लैंड कवर जब क्लासेस बांटता है तो उसमें क्या करता है, वो कुछ सिग्नेचर वैल्यू उठाता है इमेज के अंदर से। सिग्नेचर वैल्यू मीन्स जो पिक्सल वैल्यू है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिग्नेचर वैल्यू। तो अलग अलग तरह की पिक्सल उठाता है। अब पिक्सल भी अगर हम बात करें तो 0 to 255 तक की रेंज होती है हर किसी पिक्सल की। कल मैंने जो वीडियो आपको दिया था तो उसमें आपने देखा होगा कि 0 to 255 जो है रेंज होती है हर किसी पिक्सल की। तो उसमें हमें जो ग्रे लेवल कहें तो लेवल आपके अलग अलग होते हैं, आपके जो रेंज है वो आपकी अलग अलग होती है किसी पिक्सल में। तो एक पिक्सल के अंदर मान लीजिए जो हम अगर हर किसी उसमें बात करें तो आपकी लगभग 3 बैंड पर, जो आपका कहे आमतौर पर तो 3 बैंड होते हैं पर 4 बैंड भी आपके मिलती हैं। 4 के बाद 7 बैंड तक आपकी इमेजेस बन जाती है, 8 बैंड तक आपकी इमेजेस बन जाती है। तो हर किसी बैंड की एक अलग वैल्यू होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें रेड ग्रीन ब्लू तो उनकी अलग वैल्यू हो सकती है एक ही पिक्सल के अंदर। और साथ में नियर इंफ्रारेड की बात करें 4 बैंड की तो हम वहां पर उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। और इसके अलावा भी और भी अगर बैंड आ रहे हैं किसी पिक्सल के अंदर तो वो उनकी वैल्यू अलग होगी। तो जो क्लासीफायर है वो क्या करता है, जो क्लासिफिकेशन करने वाला है वो क्या करता है, जो प्रैक्टिकल करने वाला है वो कुछ सिग्नेचर वैल्यू उठाता है, कुछ पिक्सल को उठाता है और उनको जो सॉफ्टवेयर है उसको इन्फॉर्मेशन देता है असल में जो ये पिक्सल है ये किस ऑब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जो उससे क्या कर लेता है वो एक सिग्नेचर फाइल तैयार कर लेता है। ओके, तो सिग्नेचर फाइल तैयार हो जाती है। सिग्नेचर फाइल तैयार होने के बाद जो सॉफ्टवेयर है उस पूरी सिग्नेचर फाइल के ऊपर ही काम करता है और पूरी इमेज में जो सिग्नेचर वैल्यू या सिग्नेचर फाइल जो उसने दी है अलग अलग जगह से कुछ कुछ पिक्सल को उठा के उसके आधार पर ही पूरी इमेज को जो सॉफ्टवेयर है क्लासिफाई कर देता है। ओके, तो इसमें 3 स्टेप हम मुख्य तौर पर यूज किए जाते हैं। सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ एरिया, तो एरिया को सिलेक्ट करते हैं हम कि कौन से ऑब्जेक्ट के पिक्सल हम उठाएं। दूसरा होता है जनरेट सिग्नेचर फाइल, तो पिक्सल उठा के हम क्या करते हैं एक सिग्नेचर फाइल तैयार कर देते हैं और उस सिग्नेचर फाइल के ऊपर जो सॉफ्टवेयर वो क्या कर देता है लास्ट में क्लासिफाई कर देता है। इसमें हम मेथड चूज करते हैं, कुछ एल्गोरिथम हम चूज करते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है क्लासिफिकेशन के। क्लासिफाई जब हम करते हैं तो ये भी एक हमारा एक लास्ट स्टेप होता है, तब आपकी जो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो इसके बाद हमने इसके जो एल्गोरिथम इसके यूज होते हैं सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के अंदर तो उनकी बात कर लेते हैं। आपने इसके लिए अलग अलग तरह के आपके सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ArcGIS की बात करें हम, एडास की बात करें हम, QGIS की बात कर सकते हैं, सागा की बात कर सकते हैं। तो वो आपकी सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन जो है आपकी सभी सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छी से हो जाती है। तो अलग अलग जो आपके सॉफ्टवेयर हैं कंपनीज के तो उनमें अलग अलग तरह से आपके मेथड नजर आते हैं। तो जो आपका एडास है उसमें बात करें तो आपको 3 तरह के आपके मेथड आपके ज्यादातर मिनिमम डिस्टेंस वाला एक आपको मिलेगा, एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपका जो है ये आप करें उसको मिलेगा गॉसियन मैक्सिमम लाइक्लीहुड के नाम से, और पहले पार्ट जो आपका है वो एक आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। और अगर QGIS की बात करें तो उसमें आपको ये मिल जाती है जैसे सभी सॉफ्टवेयर लगभग, और ArcGIS में भी आपको सभी मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो एल्गोरिथम है एक मिनिमम लाइक्ली डिस्टेंस वाला एक आपका है, पहले पाइप का आपका है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, स्पोर्ट्स वेक्टर मशीन एक आपका, ISO क्लस्टर है। देखो इन सभी में से अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है आपका पहले पाइप जो आपका है उसको हम यूज कर लेते हैं। कई बार मैक्सिमम लाइक्लीहुड हम यूज कर लेते हैं गॉसियन वाला जो है, पर पहले पाइप सबसे ज्यादा यूज होता है। और सबसे जो बेस्ट अगर हम कहें वो आपका है स्पोर्ट वेक्टर मशीन। इसमें क्या होता है आपका बहुत ही अच्छा जो क्लासिफिकेशन है हमारा इसके अंदर हो पाता है। ओके, तो अलग अलग तरह के मेथड अलग अलग पर्पज के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। जैसा पर्पज होगा रिसर्च का तो उसी रिसर्च के अकॉर्डिंग मेथड यहाँ पर एल्गोरिदम चूज किया जाएगा, उस एल्गोरिदम के हिसाब से ही जो है क्लासिफिकेशन की जाएगी। ओके, तो इससे आगे हम चलते हैं अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर। अगर आपको ये जो जितने भी हमारे यहाँ पर मेथड है इनके बारे में जानकारी चाहिए डिटेल से तो इसके लिए एक नई वीडियो हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। ओके, तो आपके पास जैसे ही जो एल्गोरिदम है इनकी वीडियो अपलोड होगी तो आपको वो मैसेज आपके पास आ जाएगा, तो आपको पता भी लग जाएगा कि कौन सी वीडियो अभी आई हुई है। तो इनको हम एक वीडियो में अच्छे से डिटेल से अच्छे से आपको समझाएंगे कि क्या होता है, एक मेथड को लेके एक एल्गोरिदम को लेके हम चलेंगे कि किस एल्गोरिदम में क्या होता है, कैसे काम करता है। तो उसको लिए भी आपके पास एक वीडियो होगी और उसको देखने के लिए आप क्या करना होगा, आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा। ओके, तो अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज्ड जो क्लासिफिकेशन है वो एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर जो प्रैक्टिकल करने वाला है या जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बना रहा है
या जो शीट तैयार कर रहा है, लैंड यूज लैंड कवर की जो शीट तैयार कर रहा है, उसको सिर्फ कमांड देने की जरूरत होती है, एक ऑर्डर देने की जरूरत होती है सॉफ्टवेयर को। उसको सिर्फ दो ही काम करने होते हैं, एक तो एरिया सिलेक्ट करना होता है कि मुझे इस एरिया पे काम करना है, और दूसरा उसको क्या करना होता है, उसको क्लास असाइन करनी होती है कि भैया मुझे चाहिए 5 क्लास बनानी है इसकी, 10 क्लास बनानी है इसकी, 15 क्लास बनानी है, या कितनी क्लासेज मुझे ये चाहिए। तो क्लास डिफाइन असाइन करता है, और एक क्या करता है, एरिया सिलेक्शन करता है। तो स्टेप करता है क्लासिफायर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो प्रैक्टिकल करने वाला है। बाकी क्या होता है, ये आपकी पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड आपकी क्लासिफिकेशन होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव और पर्पज के अकॉर्डिंग जो रिसर्चर है वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को कमांड देता है। ओके, और अपने जो ऑब्जेक्टिव और पर्पज के अकॉर्डिंग कमांड देने के बाद क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर है सबसे पहले जितने भी पिक्सल है, ग्रुप पिक्सल जितने भी हैं, उनको क्लस्टर में कन्वर्ट कर लेता है। क्लस्टर बनने के बाद क्या करता है, जो वो क्या करता है, लैंड यूज लैंड कवर जो फाइल है आपकी, उसका निर्धारण कर देता है। इस क्लासिफिकेशन में मुख्य तौर पर 2 स्टेप हम पूरे करते हैं, जिसमें आपका एक सिलेक्शन ऑफ एरिया होता है और एक आपका असाइनिंग जो आपका क्लासेज होता है। तो आपको पहले मैंने इसमें बताया कि आप किस तरह से इसके अंदर कार्य करते हो, और जो स्टेप्स होते हैं सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के बड़े सिंपल होते हैं। उसमें आपका जो सुपरवाइजर है या जो रिसर्चर है उसको कुछ करना नहीं होता, उसमें सिर्फ एक तो एरिया पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया पे काम करना है उसको, कौन सी इमेज उसके पास है, और फिर उसको उसमें से क्लास बांटने की, कितनी क्लास में उस एरिया को उसने बांटना है। ओके, तो इसमें क्या करता है, लैंड यूज लैंड कवर जो फाइल है आपकी, वो सारी अपने आप ही जो सॉफ्टवेयर तैयार करके भेज देता है। ये एक तरह से अननोन जो एरिया हम यूज करते हैं उनके लिए हम ज्यादातर इसको यूज कर लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग के लिए भी कई बार इसको यूज किया जाता है। ओके, तो इसके बाद अगर बात करें इसमें हम जो हमारे अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के अंदर मेथड यूज किए जाते हैं, वो आपके अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर क्लास जो आप बांटते हो उसके अकॉर्डिंग वो उठा लेता है उनको। ठीक है, तो आपका जो तीसरा क्लासिफिकेशन मेथड है वो आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड इमेज एनालिसिस। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड जो एनालिसिस है, इसमें आपको जैसे पहले से ही मैंने बता दिया था आपको कि दो जो आपकी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन है वो सारी पिक्सल बेस्ड आपकी क्लासिफिकेशन होती है, जबकि ये जो क्लासिफिकेशन मेथड है ये आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन मेथड होता है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके जितने भी पिक्सल है जो एक इमेज को किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसको क्या करते हैं, ग्रुप पिक्सल को क्या कर देता है, वो वेक्टर शेप में लेके आता है। पहले सबसे पहले यही काम होता है कि उसको वेक्टर शेप में लेके आता है, और एक साइज और एक ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ओके, और फिर क्या करता है, उसमें उसके ऊपर कार्य शुरू होता है, उसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन मेथड है उसके ऊपर काम शुरू होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का काम होता है अपने आप, वो इसमें जो मेथड्स है वो लगा देता है। इसमें हम 3 स्टेप इसमें लेके चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ एरिया करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन एरिया का करते हैं, फिर इसमें डिफाइन स्टैटिस्टिक्स की कौन सी स्टैटिस्टिक्स हमें यूज करनी है, फिर क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ओके, तो इसमें अगर बात करें हम जो मेथड यूज किए जाते हैं इसमें, वो आपके 5 मेथड इसमें यूज किए जाते हैं, एक शेप, एक टेक्सचर, एक आपका स्पेक्ट्रल, एक आपका ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट, और एक आपका नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन मेथड। तो इसमें अगर इन मेथड की हम बात करें तो जो शेप वाला मेथड है, जैसे कि आप इनको देख के बता रहे होंगे कि ये एक तरह से जो 3-4 अगर हम बात करें, 2 तो हमारे जो एलिमेंट हैं इंटरप्रिटेशन के ही, तो हम इसमें बात करें शेप की। अगर मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग को क्लासीफाई करना चाहते हो, तो बिल्डिंग को क्लासीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, या किसी मान लीजिए टावर को क्लासीफाई करना चाहते हो, या भाई मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करना चाहते हो, तो आप शेप वाले मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उस कि शेप को आप उसमें डालते हो और शेप के अकॉर्डिंग ही उसको डिफाइन करते हो कि असल में ये ऑब्जेक्ट है क्या। ओके, तो हम एक तरह से इंटरप्रिटेशन जो कीज है उनका यूज करके आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को पहचानते हो और आप क्लासिफाई के लिए उसको दे देते हो, क्लासिफिकेशन के लिए। तो दूसरा मेथड जो है टेक्सचर मेथड। कई बार क्या होता है कि जो टेक्सचर है वो एक तरह से होमोजेनिटी, ऑब्जेक्ट की होमोजेनिटी होती है, जो ऑब्जेक्ट होमोजेनिटी है उसके ऊपर काम करता है। तो इसमें हम बात करें तो टेक्सचर क्या है, टेक्सचर इज दी होमोजेनिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की होमोजेनिटी को ये प्रकट करता है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि वाटर और फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, उसके जो पिक्सल वैल्यूज जो है लगभग एक जैसी आपकी आती हैं, ज़्यादा डार्क ब्लू की तरफ हमारा ये मोस्टली होता है, तो ग्रीन ब्लैक की तरफ हमारा ये दोनों ही होते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम कई बार पहचानने की कोशिश करते हैं असल में जो ऑब्जेक्ट है वो है क्या है। तो टेक्सचर का भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं कि क्योंकि वाटर और जो ट्री है, ट्री और वाटर की लगभग मिक्स हो जाते हैं कई बार पिक्सल्स वैल्यू,
तो पिक्सल को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर टेक्सचर यूज करते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है स्पेक्ट्रल मेथड। तो स्पेक्ट्रल जो मेथड है वो भी एक जो आपका इमेज बेस्ड जो ऑब्जेक्ट बेस्ड इमेज एनालिसिस है उसके अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी मीन वैल्यू को हम यहाँ पर उठाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नियर इंफ्रारेड है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है जिसमें रेड ग्रीन ब्लू है, तो उनमें हम क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी को उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी लगभग जो है अगर वैसे देखें तो जो है वो लगभग एक जैसे हमें नजर आती है। तो तीसरा जो फोर्थ हमारा है वो ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमारा क्या है, ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसमें जितने भी जो प्रोक्सिमिटी और जो डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, नेबर्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लगभग क्या है, उनके अंदर के रिलेशनशिप मिलता है हमें। तो हम क्या करते हैं, ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट का भी कई बार यूज करते हैं कि आसपास का जो एक एसोसिएशन आपका एक एलिमेंट था जिसमें हम देखते हैं रिलेशनशिप देख लेते हैं आसपास के जो एरियाज हैं उनका, तो उसके अकॉर्डिंग हम कई बार क्या करते हैं, ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम कई बार ऑब्जेक्ट बेस्ड इमेज एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, और जो लास्ट आपका नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन, तो इसमें जो सुपरवाइज जो क्लासिफिकेशन हम जैसे करते हैं उसी की तरह आपका इसके अंदर भी हम कार्य करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो मल्टी रिजोल्यूशन जो सेगमेंटेशन होती है इमेजेस की, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मेथड को कई शीट्स के ऊपर लगा देते हैं। ओके, तो इसके बाद अगर बात करें तो आपका जो सैटेलाइट इमेज एनालिसिस का जो पार्ट है या जो इमेज क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है, जिसमें हम टेक्निक्स बहुत सारी हमने की है, तो एक तरह से पूरा होता है। और जो इमेज प्रोसेसिंग का जो पार्ट है पूरा एक तरह से हम कवर कर लेते हैं। इसमें एक आपका टॉपिक रहेगा जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बात करेंगे, जो आपका बड़ा इस इमेज क्लासिफिकेशन प्रोसेसिंग जो होती है इमेज की, उसको पूरा करेगा लगभग। और इसमें जो अगर बात करें हम, तो ज़्यादातर कुछ नहीं करना होता, पर आपको क्या करना है, स्टेप टू स्टेप जितने भी स्टेप हैं आपको क्लासिफिकेशन जब करेंगे किसी भी इमेज की, तो उसमें आपको हर कोई स्टेप याद रखना होगा। प्रैक्टिकल होती ही है आपकी, तो उसमें एक एक स्टेप को आपको याद रखना होगा। तो इसकी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी आपको जल्दी ही में आप इस चैनल पर डाल दी जाएगी, तो उसको भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, जिसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज दोनों ही प्रकार की जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो आपकी इसमें डाल दी जाएंगी। ओके, तो उसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई सुपरवाइज और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो है आपकी वो असल में है क्या। ठीक है, थैंक यू।